हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 76 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रांत की विधायी शक्तियां पुनः बहाल कर दी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने परिषदों को वित्तीय मामलों और बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्रदान कर दिया। ठीक है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रांत की विधायी शक्तियों को पुनः बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया है। इस प्रकार इसने केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है उसको उलट दिया है, जो कि वर्ष 1771 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शुरू हुई थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब हेतु नई विधान परिषदों की स्थापना का भी इसमें प्रावधान किया गया था और इनकी स्थापना भी की गई है। जैसे बंगाल में 1862 में की गई है, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में 1886 में स्थापना की गई है और आपके जो पंजाब है यहाँ पर 1897 में स्थापना की गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। देखिए, इस अधिनियम ने परिषदों को वित्तीय मामलों और बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्रदान नहीं किया। यानी वास्तव में वर्ष 1861 के अधिनियम द्वारा स्थापित विधान परिषदों के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी और इनमें कई खामियां भी थी। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत है। ये जो शक्ति की बात हो रही है या अधिकार देने की बात हो रही है, ये 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें ये अधिकार दिए गए थे, 1861 में नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पर आपका केवल एक और दो कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का ए, केवल एक और दो। दूसरा प्रश्न है आपका औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में स्ट्रेची आयोग और वुडहेड आयोग का गठन किया गया था। अकाल से राहत के लिए निवारक उपायों का सुझाव देने हेतु, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने हेतु, राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने हेतु, भारत के राज्य सचिव की शक्तियों को परिभाषित करने हेतु। देखिए, जो आपका प्रथम अकाल आयोग है इसका गठन 1876-78 का जो अकाल पड़ा है, तो इसके उपरांत 1878 में 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया है और इसने वर्ष 1880 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, यानी अपना प्रतिवेदन सबमिट किया है। इसने अकाल राहत नीति के सामान्य सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और अकाल से राहत हेतु निवारक एवं सुरक्षात्मक उपायों का सुझाव दिया। ठीक उसी प्रकार से वुडहेड आयोग का जो गठन है ये 1843 का जो बंगाल का भीषण अकाल पड़ा है इसके उपरांत किया गया है और इसने अपना प्रतिवेदन 1844 में सबमिट किया है। यानी इन दोनों आयोगों का संबंध जो है ये अकाल से राहत के लिए निवारक उपायों का सुझाव देने हेतु किया गया था। इसमें स्ट्रेची आयोग जो है ये प्रथम अकाल आयोग है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सेकंड का ए वाला। तीसरा प्रश्न है आपका सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसने ईसाई धर्म प्रचारकों के साथ साथ हिंदू धार्मिक पुनरुत्थानवादियों के द्वारा धर्मांतरण का विरोध किया। इसके द्वारा संपूर्ण पंजाब में खालसा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के एक नेटवर्क की स्थापना की गई। इसने पश्चिमी प्रभाव से सिख सिद्धांतों की रक्षा करने हेतु आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार किया। अकाली आंदोलन सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराने हेतु सिंह सभा आंदोलन की एक प्रशाखा थी। सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1873 में दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी। इसका पहला उद्देश्य सिख समुदाय को आधुनिक शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य प्रबोधन का लाभ प्राप्त कराना था। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी इसने पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार नहीं किया है बल्कि इसने पाश्चात्य शिक्षा की पैरवी की है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसने ईसाई धर्म प्रचारकों के साथ साथ हिंदू धार्मिक जो पुनरुत्थानवादी थे, जो कि कन्वर्जन करवा रहे थे, धर्मांतरण करवा रहे थे, इनका जमकर विरोध किया है। इसके द्वारा संपूर्ण पंजाब में खालसा विद्यालयों महाविद्यालयों के नेटवर्क की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। देखिए, अकाली आंदोलन जो है ये सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए सिंह सभा आंदोलन की ही एक प्रशाखा थी और वर्ष 1921 में अकालियों ने महंतों के विरुद्ध अहिंसक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया और वर्ष 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ। यानी कि यहाँ पर फिर उसके बाद 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ है और इसे फिर बाद में 1925 में संशोधित किया गया है। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है। यहाँ पर आपका केवल सी वाला कथन गलत है। तो आंसर है आपका तीसरे का सी। चौथा प्रश्न है आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है
कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ विशिष्ट व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ उनके प्रचलित नाम हैं। सुब्रमण्यम तिरुमांबू, सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरल। गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी। ईवी रामास्वामी, पेरियार नायकर। देखिए यहाँ पर सुब्रमण्यम जो तिरुमांबू हैं, इन्होंने गुरुवायूर मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के दौरान 16 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के एक जत्थे का नेतृत्व किया था और यह सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरल के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला है गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख एक भारतीय कार्यकर्ता, विचारक, समाज सुधारक और लेखक थे। तो महाराष्ट्र के देशमुख ने 25 वर्ष की आयु से ही राज्य में समाज सुधार के उद्देश्य से मराठी साप्ताहिक पत्र प्रभाकर के अंतर्गत लोकहितवादी उपनाम से ये लेख लिखने लगे थे और आगे चलकर यही जो है इनका जो है प्रचलित नाम हो गया, लोकहितवादी के नाम से ये जाने जाने लगे हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो है बिल्कुल सही है। और इनके द्वारा जो साप्ताहिक पत्र निकाला गया था उसका नाम था प्रभाकर। ये नाम आप ध्यान रखना, इनके द्वारा जो साप्ताहिक पत्र निकाला गया उसका नाम है प्रभाकर। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला युग्म जो है ये भी सही है। थर्ड वाला जो युग्म है ईवी रामास्वामी नायकर, तो ये बिल्कुल सही है। इरोड और वेंकटप्पा रामास्वामी, जिन्हें आमतौर पर पेरियार या थंतई पेरियार के नाम से जाना जाता है, ये एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता थे। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कड़गम की शुरुआत की। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला युग्म जो है ये भी सही सुमेलित है। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही सही सुमेलित हैं। तो आपका सही आंसर है चौथे का भी, 1, 2 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, स्त्री धर्म नामक पत्रिका, जिसके द्वारा 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय महिला अधिकारों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रयास किया गया था, ये प्रकाशित की गई थी पूना सार्वजनिक सभा द्वारा, भारतीय महिला संघ द्वारा, थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। देखिए, स्त्री धर्म नामक पत्रिका भारतीय महिला संघ के द्वारा वर्ष 1918 से 1936 की अवधि के दौरान ये प्रकाशित की गई है और इस पत्रिका ने उस अवधि में भारतीय महिला अधिकार आंदोलन की आवाज बनने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 5 में का बी वाला, यानी भारतीय महिला संघ द्वारा। छठवां प्रश्न है आपका, वर्ष 1916 में गठित दक्षिण भारतीय उदारवादी परिसंघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसने कांग्रेस को ब्राह्मण प्रधान संगठन बताते हुए उसकी आलोचना की। इसने होम रूल आंदोलन का समर्थन किया। देखिए, दक्षिण भारतीय उदारवादी परिसंघ यानी इसको साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन SILF के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1916 में TM नायर, P त्यागराज चेट्टी और C नतेशा मुदलियार ने की थी। फेडरेशन ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र जस्टिस और एक तमिल समाचार पत्र द्राविडियन और एक तेलुगु समाचार पत्र आंध्र प्रकाश का की भी शुरुआत की थी। SILF ने कांग्रेस का विरोध किया है और इसे ब्राह्मण प्रधान संगठन करार दिया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। SILF ने होम रूल आंदोलन का भी विरोध किया है, यानी इसका समर्थन नहीं किया है बल्कि इसका विरोध किया है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है छठवें का ए, केवल एक। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे आरंभिक घटना से शुरू करके उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। कलकत्ता निगम अधिनियम अधिनियमित किया गया, बंगाल का विभाजन लागू किया गया, पुलिस प्रशासन की समीक्षा करने के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर आयोग नियुक्त किया गया। देखिए, कलकत्ता अधिनियम जो है ये 1899 में पारित किया गया है, 1899 में ये पारित किया गया है। बंगाल का विभाजन लागू किया गया। देखिए, बंगाल का विभाजन जो है इसकी घोषणा तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई है और इसका जो लागू हुआ है ये लागू हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि लागू होने की तिथि है 16 अक्टूबर 1905। पुलिस प्रशासन की समीक्षा करने के हेतु सर एंड्रयू फ्रेजर आयोग नियुक्त किया गया। सर एंड्रयू फ्रेजर आयोग का जो गठन है ये 1902-1903 में पुलिस सुधारों के लिए एंड्रयू फ्रेजर और लॉर्ड कर्जन के अधीन एक पुलिस आयोग का गठन किया गया है, यानी इसकी स्थापना जो है 1902 और 3 के बीच में की गई है। तो आप यहाँ पर अब लगा लीजिए कौन सा सही है। यहाँ पर होगा आपका पहला, तीसरा और दूसरा, यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा आंसर है 7 में का डी, 1, 3 और 2। आठवां प्रश्न है आपका, रहनुमाई मैदायसन सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह पारसी धर्म के पुनरुद्धार के लिए अंग्रेजी शिक्षित पारसियों के एक समूह द्वारा आरंभ किया गया एक पारसी सुधार आंदोलन था। सभा के विचारों को हितवाद नामक समाचार पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसे फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में संगठित किया गया था। देखिए, पाश्चात्य शिक्षित प्रगतिशील पारसियों जैसे दादाभाई नौरोजी, JV बाचा, SS बंगाली और नौरोजी फरदूनजी ने वर्ष 1851 में
रहनुमाई मजदायसन सभा, यानी इसका अर्थ होता है धार्मिक सुधार संघ, इसकी स्थापना की। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गलत है, यानी कि फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। यह पारसी धर्म के पुनरुद्धार के लिए अंग्रेजी शिक्षित पारसियों के एक समूह द्वारा आरंभ किया गया पारसी सुधार आंदोलन था। सभा के जो विचार हैं, इन विचारों को राष्ट्र गुप्तार, देखिए इन विचारों के हितवाद में नहीं, बल्कि इनके जो विचार हैं इनको राष्ट्र गुप्तार करके एक समाचार पत्र है, राष्ट्र गुप्तार, तो इसमें इनके विचारों को प्रस्तुत किया गया है, प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 8वें का ए, यानी कि केवल बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका 1835 के सिक्का अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पूरे ब्रिटिश भारत में चांदी के रुपए के सिक्कों को एकमात्र वैध मुद्रा घोषित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा चांदी के सिक्कों के समान वजन और शुद्धता के सोने के सिक्कों की ढलाई पर रोक नहीं लगाई गई। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार सरकार को दिया गया। चांदी के सिक्के पर उसका मूल्य अंग्रेजी और फारसी दोनों में उत्कीर्ण होता था। वर्ष 1835 के सिक्का अधिनियम को एक समान सिक्का जारी करने के लिए अधिनियमित किया गया था और इस अवधि को चांदी मानक के रूप में जाना जाता था, क्योंकि 180 ग्राम ट्रॉय वजन के और शुद्धता के मामले में 11 बट्टे भारे भाग शुद्ध चांदी के सिक्के पूरे ब्रिटिश भारत में एकमात्र वैध मुद्रा घोषित किए गए थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा चांदी के सिक्कों के समान वजन और शुद्धता के सोने के सिक्कों की ढलाई पर कोई रोक नहीं लगाई गई। तो यहाँ पर आपका बी वाला ये भी सही है। यहाँ पर आपका सी वाला कथन सही नहीं है। देखिए जो करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, इसके लिए वर्ष 1861 में पेपर करेंसी बिल अधिनियमित किया गया, जिसके द्वारा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार सरकार को दिया गया, न कि 1835 के सिक्का अधिनियम के तहत दिया गया। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी वाला कथन बिल्कुल सही है। चांदी के सिक्के पर उसका मूल्य जो था अंग्रेजी और फारसी दोनों में उत्कीर्ण होता था। देखिए जो कॉइन था, कॉइन का जो हेड वाला सेक्शन होता है, यानी कि जिसको मुख्य भाग कहते हैं, तो मुख्य भाग पर विलियम चतुर्थ की प्रतिकृति थी, और इसकी जो टेल वाला सेक्शन था, तो टेल पर अंग्रेजी और फारसी में अंकित मुद्रा का मूल्य था। तो यहाँ पर आपका केवल सी वाला कथन गलत है। तो आपका सही आंसर है 9वें का सी। 10वां प्रश्न है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सर्वप्रथम घटित हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। किंग्स जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले कथन की। तो 1632 ईस्वी में, यानी 1632 ईस्वी में कंपनी ने अपने व्यापार की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया है। किंग्स जेम्स प्रथम, देखिए 1615 ईस्वी की बात है, ये 1615 ईस्वी में किंग जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो जो हैं, ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे हैं। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1613 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना स्थापित किया गया है। सन 1616 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 10 का सी वाला, यानी सबसे पहले जो घटना घटित हुई है वो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ है इन चारों घटनाओं में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10 का सी। 11वां प्रश्न है आपका, आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमिलित हैं? एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ उनकी परिणामी संधि है। तो आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टम की संधि। देखिए जो आपका पहला वाला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, ये 1767 से लेकर 69 ईस्वी के मध्य चला है, ये बात आप लोग जानते होंगे। और इसमें निजाम, मराठों और अंग्रेजों की संयुक्त सेना, और ये युद्ध जो था वो हैदर अली के विरुद्ध था। यानी 3 लोग ये एक तरफ थे, 3 सेना एक तरफ थी और एक तरफ हैदर अली थे। लेकिन एंड में हैदर अली की विजय होती है, यानी कि 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेजों को विवश होना पड़ता है, और यहाँ पर एक मद्रास की संधि होती है, उसके साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। यानी 4 अप्रैल 1769 को ये संधि होती है, जिसको मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है, और ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो आपका पहला वाला युग्म बिल्कुल सही सुमिलित है।
द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध है ये 1780 से लेकर 84 के मध्य चला है और इस दौरान हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन बनाया है। हालांकि ये युद्ध काफ़ी लंबा चला है, इसका कोई डिसीजन नहीं निकल कर आया है, यानी ये युद्ध अनिर्णायक था। तो अनिर्णायक युद्ध से तंग आकर दोनों पक्षों ने मंगलौर की संधि यानी मार्च 1784 में मंगलौर की संधि हुई है और उसके साथ आपका ये वाला युद्ध जो है समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। तीसरा वाला जो है ये भी सही है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है इस पर हस्ताक्षर के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो है ये भी सही है और ये जो संधि हुई 1792 ईस्वी में हुई है। तो यहाँ पर आपका तीनों ही युग्म सही सम्मिलित हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 11 का डी, यानी 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, स्वदेशी आंदोलन पर निम्नलिखित में से किस या किन सांस्कृतिक कलाकार या कलाकारों का प्रभाव था? रविन्द्रनाथ टैगोर, दक्षिणारंजन मित्र, अवनींद्रनाथ टैगोर। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के आमार सोनार बांग्ला गीत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को भी प्रेरित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रेरित किया। और बाद में 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद होकर एक नया देश बना है तब इसने आमार सोनार बांग्ला को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद आ जाता है नाम दक्षिणारंजन मित्र का। तो दक्षिणारंजन मित्र ने एक साहित्यिक कृति ठाकुर मार झूली यानी दादी माँ की कहानियाँ की रचना की, जो बंगाली लोक कथाओं और परी कथाओं का एक संग्रह है। तो ऐसे करके इन्होंने भी, यानी ये सांस्कृतिक कलाकारों में ही काउंट होते हैं, इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन पर असर डाला है। अगला है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रकला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए इन्होंने 1906 में 1906 में बंग माता का चित्र बनाया था। बाद में उन्होंने चित्र का नाम बदलकर भारत माता कर दिया। यानी सबसे पहले जो भारत माता के चित्र की परिकल्पना थी वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही दी थी और 1906 में इन्होंने बंग माता के नाम से चित्र बनाया था और बाद में इसका नाम बदलकर भारत माता कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ये भी सही है, यानी इन तीनों ही कलाकारों का, सांस्कृतिक कलाकारों का स्वदेशी आंदोलन पर प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 12 का डी, 1, 2 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, उन्होंने माना कि सभी प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं को विशुद्ध रूप से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा विश्लेषण किया और समझा जा सकता है। उन्होंने शास्त्रों पर निर्भर रहने के बजाय बाल विवाह के खिलाफ चिकित्सीय राय का हवाला दिया। उन्होंने वैवाहिक जीवन के आधार के रूप में साझेदारी और समानता का प्रचार किया। वह अपने 2 ग्रंथों बाह्य वस्तुर सहित मानव प्रकृति संबंध विचार और धर्मनीति नैतिकता के सिद्धांत 1856 इसके लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? ईश्वरचंद विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्ता, केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है ये अक्षय कुमार दत्त की हो रही है, अक्षय कुमार दत्ता या दत्त की बात हो रही है। तो नवजागरण बंगाल के एक प्रगतिशील विचारक ये थे। इनकी रचनाएं न केवल प्रगतिशील थीं बल्कि साहसी भी थीं। अक्षय कुमार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह घोषणा की कि तर्कवाद ही हमारा एकमात्र उपदेश है। इनका मानना था कि सभी प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं को का विशुद्ध रूप से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा विश्लेषण किया जा और समझा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर अक्षय कुमार दत्ता। 14वां प्रश्न है आपका, आर्य समाज के धार्मिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसने पुराणों जैसे परवर्ती काल के हिंदू ग्रंथों के प्रभुत्व को स्वीकार किया। इसने हिंदू समाज में मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद का समर्थन किया। इसने चतुर्वर्ग व्यवस्था की वैदिक अवधारणा का समर्थन किया। इसने स्वीकार किया कि भौतिक जगत एक भ्रम या माया है। देखिए आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती द्वारा पश्चिमी प्रभाव की प्रतिक्रिया के स्वरूप की गई थी। इसका आदर्श सभी के लिए एक समान धर्म के रूप में आर्य धर्म की स्थापना कर भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एकजुट करना था। इनका जो घोषवाक्य था यानी इनका जो स्लोगन था वो था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने वेदों की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है और पुराणों जैसे परवर्ती काल के हिंदू शास्त्रों की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने स्वीकार नहीं किया बल्कि इसको अस्वीकार कर दिया है। इन्होंने पुराणों को मूर्ति पूजा जैसी कुप्रथाओं और दूसरे अंधविश्वासों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सेकंड वाला कथन ये भी गलत है। देखिए इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जादू टोना और मंत्रों में विश्वास की निंदा की है और ईश्वरीय एकता का प्रचार किया है। तीसरा वाला जो कथन है ये कथन बिल्कुल सही है। इन्होंने जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा की है। हालांकि चतुर्वर्ग व्यवस्था की वैदिक जो अवधारणा है जिसमें एक व्यक्ति किसी वर्ण
में पैदा नहीं होता है बल्कि उसके व्यवसाय के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में पहचाना जाता है, इसको इन्होंने स्वीकार किया है। तो यहाँ पर तीसरा वाला सही है। चौथा वाला भी गलत है। देखिए, इन्होंने भौतिक जगत एक भ्रम माया है ये स्वीकार नहीं किया है, यानी इन्होंने लोकप्रिय हिंदू दर्शन को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भौतिक जगत एक भ्रम या माया है और मनुष्य की आत्मा ईश्वर का केवल एक अंश मात्रा है। ये बात को इन्होंने अस्वीकार कर दिया है। इसके विपरीत दयानंद सरस्वती ने माना है कि ईश्वर, जीवात्मा और पदार्थ अलग अलग और शाश्वत सत्ताएं हैं। तो यहां पर आपका केवल तीसरा वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका केवल सही आंसर है 14 का सी, केवल थर्ड। 15वां प्रश्न है आपका, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किन राज्यों को व्यपगत का सिद्धांत लागू करके विलय किया गया था? उदयपुर, झांसी, संबलपुर, नागपुर। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, डलहौजी के कार्यकाल के दौरान अनेक राज्यों के शासकों की बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के ही मृत्यु हो गई और ऐसे राज्यों को व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय कर लिया गया। इनमें सबसे पहला जो राज्य था वो आपका सतारा था, और सतारा का विलय जो है वो 1848 में किया गया है। 1848 में इसका विलय किया गया है। उसके बाद उदयपुर का विलय हुआ है। उदयपुर का जो विलय हुआ है ये 1852 में हुआ है। फिर झांसी का हुआ है, झांसी का 1853 में हुआ है। अगला है नागपुर, नागपुर का 1854 में हुआ है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे राज्य भी थे। तो अन्य छोटे राज्यों में जैतपुर, बुंदेलखंड, संबलपुर उड़ीसा और बघाट मध्य प्रदेश शामिल थे। यानी ये चारों का ही व्यपगत सिद्धांत के तहत विलय किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी, 1, 2, 3 और 4। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।